हेलो गाइस, दिस इज अरुण कौशिक एंड यू आर वेलकम आवर चैनल यूपीएससी एक्सेसिबल। आज का हमारा टॉपिक है रैमसर साइट्स, ऑल अबाउट रैमसर साइट्स। रैमसर साइट्स के बारे में जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है जानने के लिए, ठीक है, जो भी चीज़ें रैमसर साइट के लिए के बारे में आपको पता होनी चाहिए, जो एग्जाम में पूछी जाती है, उनसे रिलेटेड सब चीज़ें आज हम यहाँ पे इस वीडियो में आपको बता देंगे डिटेल में, अच्छे से समझा के। जो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो उतनी डिटेल में बताई जाएंगी, जो चीज़ें थोड़ी कम इंपॉर्टेंट है वो ब्रीफ में बता दी जाएगी, मतलब एग्जाम का पर्पज हमारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या है कि रैमसर साइट्स हम पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है रिसेंट में आया होगा, ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, वो ही मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उसमें जो लिखा हुआ था और साथ साथ कुछ चीज़ अपनी तरफ से जो जरूरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो यहाँ पे बताई जा रही है, ठीक है। क्या कह रहा है, रिसेंटली हुआ क्या है, एक दो दिन की बात है। यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव अनाउंस 3 न्यू रैमसर साइट्स इन तमिलनाडु एंड एमपी। यूनियन मिनिस्टर, यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर ने, क्या नाम है उनका, भूपेंद्र यादव, उन्होंने 3 नई रैमसर साइट्स जो है वो जोड़ी है। किसमें, हमारे तमिलनाडु और एमपी में 3 और वो उनको ऐड किया है, टेकिंग द टोटल ऑफ सच साइट्स टू इंडिया इन 85। क्या होगा अभी साइट्स का नंबर इंडिया में 85 का। ये तो है रिसेंट, ये रिसेंट है। अब जो मैं इसके बाद आगे आपको बताने वाला हूँ वो सब स्टैटिक पोर्शन है। आगे साइट्स का नंबर कुछ भी हो, जो मैं इस वीडियो में आगे आपको बढ़ाने वाला हूँ, लंबी वीडियो रहने वाली है थोड़ी सी, उससे करंट का कोई लेना देना नहीं है। करंट का सिर्फ इतना ही लेना देना है कि ये 85 साइट्स है, यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने किया है, और कहाँ कहाँ ये साइट्स, तमिलनाडु और एमपी में, कौन कौन सी कहाँ पे, ये भी मैं बता रहा हूँ आपको। इसके बाद क्या होने वाला, अब मैं सारा रैमसर साइट्स के ऊपर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो आपको बताऊंगा, ताकि रैमसर साइट्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि ये बस ये आ गया कि कौन कौन से साइट्स हैं जो रैमसर साइट्स में अभी इंक्लूड किए, नहीं ऐसा नहीं आता। ये तो एक मान लीजिए 4 स्टेटमेंट है, 4 में से एक स्टेटमेंट होगी कि यूनियन मिनिस्टर ने कौन कितनी साइट्स अभी ऐड की है रैमसर साइट्स में, है ना, या अनाउंस किए, एक लाइन हो गया। अब बाकी जो 3 जो लाइनें होंगी, बाकी जो 3 स्टेटमेंट होंगी क्वेश्चन में, वो स्टैटिक से रिलेटेड होती हैं। वेटलैंड्स क्या है, रैमसर साइट्स क्या है, क्यों रैमसर साइट्स को रैमसर साइट्स बोला जाता है, यही सब चीजें है ना। तो पहले देखते हैं कि ये 3 साइट्स कौन कौन सी हैं, ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले नंजारायण बर्ड सेंचुरी है, ये हमारी तमिलनाडु में है। दूसरी केडुवेली बर्ड सेंचुरी है, ये भी तमिलनाडु में, ये दोनों तमिलनाडु में है, ठीक है। तीसरी क्या है, तवा रिजर्वायर, ये तो आपको नाम से पता चल गया होगा, तवा रिजर्वायर, ये हमारा एमपी में है, ये भी आपको याद रहेगा, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, यहाँ तक क्लियर हो गया, करंट का सारा क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं स्टैटिक वाले पोर्शन पे। रैमसर साइट्स आर नोन एज वेटलैंड्स। रैमसर साइट्स, इतना हल्ला मचा रहता है, रैमसर साइट्स आखिर होती क्या है। रैमसर साइट्स वेटलैंड्स होती हैं ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, जो कि इंटरनेशनल लेवल पर पूरी दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट है। उनकी इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि अगर उनके ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ा, अगर वो श्रिंक हुई, अगर वो खत्म हो गई, तो उसका असर पूरी दुनिया में देखा जा सकता है। मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, जो हमारे ब्राज़ील के अमेजोन के जो हमारे जंगल हैं, उनको लंग्स ऑफ द अर्थ कहा जाता है। वो 40% ऑक्सीजन हमें देते हैं दुनिया की। अगर उनको आज की डेट में काट दिया जाए तो देयर विल बी नो ऑक्सीजन, देयर विल बी नो ऑक्सीजन तो नहीं, देयर विल बी ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी पूरे एनवायरमेंट में। तो एक इकोसिस्टम से बहुत फर्क पड़ता है एनवायरमेंट में। अगर इन वेटलैंड्स को कुछ हुआ, इन वेटलैंड्स पे इतनी सारी स्पीशीज डिपेंड करती हैं, इतना ज़्यादा ये एनवायरमेंट में कंट्रीब्यूट करती है पॉजिटिव वे, कैसे करती है वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, कि ये इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में कोई साइट है तो अमेरिका सो रहा है, क्या नहीं जाने था, अपने को क्या आइडिया कि वो नहीं, उसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे पड़ेगा अगर उस साइट में कुछ हुआ। अब उल्टा भी है, अगर अमेरिका में कोई साइट है उस पर कुछ हुआ तो उसका इम्पैक्ट इंडिया में ही पड़ेगा। तो इस तरह की जो साइट्स हैं रैमसर साइट्स, जो कि बेसिकली वेटलैंड्स हैं, वेटलैंड्स हैं, वो इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट है। क्यों है, आर वाइटली इंपॉर्टेंट फॉर द इकोसिस्टम, वो इकोसिस्टम के लिए बहुत ही क्रूशियल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन 2 लाइनों में, इनफैक्ट एक ही लाइन में आपको 3 क्वेश्चन मिल गए। क्या, रैमसर साइट्स होती क्या है, बल्कि 4 क्वेश्चन मिल गए। पहला तो रैमसर साइट्स क्या होती हैं, इनका नाम रैमसर साइट्स क्यों पड़ा, कुछ तो बैकग्राउंड भी होगा इसका। अगर ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो कोई ना कोई एक एग्रीमेंट हुआ होगा इनका, कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी जो इस सबको देखती होगी। आइडेंटिफाई कौन कर रहा है, कोई तो कर रहा होगा ना, है ना। तो ये एक क्वेश्चन तो ये मिल गया, 2, ठीक है, 2 क्वेश्चन रैमसर साइट से रिलेटेड मिल गए। नाम रैमसर साइट क्यों पड़ा, ठीक है। तीसरा, चलो ठीक है, मान लिया रैमसर साइट्स वेटलैंड्स होती हैं। अब वेटलैंड्स क्या है,
ये भी तो बता दो जरा कि वेटलैंड्स किसको बोलते हैं, ये भी आपको पता, इसकी डेफिनेशन आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। उसके बाद तीसरा कि दे आर वाइटली इंपॉर्टेंट फॉर इकोसिस्टम। हम कैसे मान लें, कैसे बताओ हमें, कैसे इंपॉर्टेंट है, क्या कर रहे हैं, क्या फायदा हो रहा है इनसे इकोसिस्टम को या एनवायरमेंट को। तो यही सब चीजें हम अब पढ़ने वाले हैं आगे वीडियो में। ये आपको मैंने इंट्रो दे दिया, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, रैमसर साइट्स के बारे में सब कुछ हम जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है रामसर साइट्स के बारे में। तो पहले सबसे पहले पढ़ते हैं कि रामसर साइट्स आया कहाँ से, बैकग्राउंड क्या है। रामसर कन्वेंशन हुई थी एक, ठीक है, इज एन इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी। इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी का मतलब है अलग अलग देशों की गवर्नमेंट के बीच में ट्रीटी हुई है। क्यों हुई है ये ट्रीटी? क्योंकि रामसर साइट्स आर इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट, वो इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट है। क्यों है ये मैं आपको समझा चुका हूँ। जब इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट है तो ऐसा तो है नहीं कि एक ही देश काम करेगा, सभी देशों को मिलकर काम करना पड़ेगा, तभी हम कुछ कर सकते हैं, ठीक है। साइन इन 1971, देखो कब साइन हुई थी? 1971 में। कहाँ पे साइन हुई थी? रामसर, जो कि ईरान में है। आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया कि इसको रामसर साइट्स ही क्यों बोलते हैं। सबसे पहले जो कन्वेंशन हुई थी जिसमें ट्रीटी साइन की गई थी 1971 में, वो रामसर ईरान में हुई थी। इन साइट ऐसी जो लैंड्स है, ऐसे जो एरियाज हैं, जो इस तरह के वेटलैंड्स हैं, इनको कंजर्व करने के लिए, ठीक है। तब से एफर्ट्स चल रहा है 20-50 सालों से लगभग। उसके बाद काम क्या है इसका? कन्वेंशन तो हो गई, ठीक है, क्या क्या करेंगे लेकिन इट एनकरेजेस प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स। ये प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन करती हैं उन वेटलैंड्स का। कैसे? बाय डेजिग्नेटिंग देम एज सच। अरे प्रोटेक्शन तो आप तब करोगे ना जब आपको पता होगा आप किसकी प्रोटेक्शन करनी है। अब मैंने आपको बोल दिया कि जाओ वेटलैंड्स की प्रोटेक्शन करो, जो ठीक है, जो इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट है इकोलॉजिकली। लेकिन पहले आपको पता तो होना चाहिए ना कौन कौन सी ऐसी वेटलैंड्स हैं जो कि इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट है इकोलॉजिकली। तो उनको डेजिग्नेट करना पड़ेगा पहले। तो उनको हमने डेजिग्नेट किया, उनको हमने रामसर साइट्स बोला कि इन ये जो वेटलैंड्स हैं इनको हम रामसर कन्वेंशन के अंदर प्रोटेक्शन देंगे और इनका कंजर्वेशन करेंगे। तो ऐसी साइट्स अभी तक 85 हो चुकी हैं इंडिया में, ठीक है, समझ आ गया। आगे सॉल्यूशन ऑफ सिलेक्शन ऑफ रामसर साइट्स। अब वो सिलेक्शन भी तो करना पड़ेगा, कौन कौन सी साइट्स होंगी, वेटलैंड्स कौन कौन सी होंगी। इज बेस्ड ऑन वेरियस क्राइटेरिया डिफाइन अंडर द कन्वेंशन। ये क्राइटेरिया जो है वो कन्वेंशन के अंदर डिफाइन किया गया। बेसिकली क्राइटेरिया ये है कि देखो कोई भी अगर इकोसिस्टम है तो वो स्पीसीज को इम्पैक्ट करता है। अगर कोई इकोसिस्टम खत्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय होता है, तो उस पर जितनी भी डिपेंडेंट स्पीसीज हैं, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों, बहुत फ्लोरा एंड फौना, उनको इम्पैक्ट पड़ता है। वो इम्पैक्ट देखो छोटे लेवल पे हो चाहे बड़े लेवल पे हो, इम्पैक्ट तो इम्पैक्ट ही होता है, वो तो गलत ही है। लेकिन कुछ साइट्स ऐसी हैं, कुछ जगह ऐसी हैं जिनका इम्पैक्ट इतना बड़ा होता है कि ग्लोबली जो है वो ग्लोबली हमको मतलब दिक्कत आ सकती है आगे जाकर, ठीक है। तो ऐसी साइट्स जो हैं उनका क्राइटेरिया कि कौन सी ऐसी साइट्स हैं जिनके ग्लोबली जो है मतलब डिपेंडेंट मतलब इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट है, उनके लिए क्राइटेरिया जो कन्वेंशन के अंदर ही दिया हुआ है, ठीक है। अब चलो ठीक है, अब ये तो पता चलेगा रामसर साइट्स इज ऑल अबाउट कंजर्विंग एंड प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स। तो नया क्वेश्चन क्या आया कि वेटलैंड्स क्या होती हैं, ठीक है। एरियाज ऑफ मार्श, दलदल, ऐसे एरियाज जो मार्श होती हैं, फैन होती हैं, फैन मतलब ये भी एक तरीका का दलदल होता है। पीटलैंड, पीटलैंड का मतलब ये भी दलदल है लेकिन यहाँ पे पीट सॉइल होती है। और वाटर, दलदल भी है, दलदल के ऊपर पानी भी है, ठीक है। वेदर नेचुरल और आर्टिफिशियल। अब ये एरिया नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है हमने कोई पॉन्ड बनाया और वहाँ पे मार्श हो गई और वहाँ पे स्पीसीज इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, कि अब अगर उसको कोई नुकसान हुआ तो सारी स्पीसीज चली जाए, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, है ना। ऐसा हो सकता है। परमानेंट भी हो सकता है, टेम्परेरी भी हो सकता है। मान लीजिए किसी जगह पे सिर्फ बारिश के टाइम पे पानी भरता है, फिर पूरे बाद में सूखा पड़ जाता है, तो वो टेम्परेरी है। परमानेंट मतलब पूरे साल पानी भरा रहता है, लेकिन स्पीसीज तो फिर भी सर्वाइव कर रही है ना। विद वाटर, वाटर भी हो सकता है उसमें। वाटर कैसा होगा? दैट इज स्टैटिक और फ्लोइंग। वाटर स्टैटिक भी हो सकता है, उसमें फ्लोइंग भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद फ्रेश भी हो सकता है, ब्रैकिश मतलब काला दलदली पानी जो होता है, गंदा पानी होता है, या सॉल्ट वाटर भी हो सकता है। मतलब समुद्र के किनारे कोई जगह है जहाँ पे समुद्र का पानी घुस जाता है तो वहां भी दलदल बन जाती है,
वो भी वेटलैंड है। समझ आ रहा है? सब कुछ कवर कर लिया। डेफिनेशन मेरी डेफिनेशन को रट लेना। इंक्लूडिंग एरियाज ऑफ मरीन वाटर। अब क्या कह रहा है? मरीन मतलब समुद्र के कुछ एरियाज भी इसके अंदर आएंगे। कौन कौन से? द डेप्थ ऑफ विच एट लो टाइड डज नॉट एक्सीड 6 मीटर। ऐसे एरियाज जिनकी डेप्थ लो टाइड के टाइम पे 6 मीटर से ज्यादा नहीं रहती। हाई टाइड पे ज्यादा चली जाएगी, लेकिन लो टाइड के टाइम पे 6 मीटर से कम रहनी चाहिए। ऐसे एरियाज जो है वेटलैंड में काउंट होते हैं। ठीक है, ऐसे एरियाज को हम वेटलैंड कंसिडर करते हैं। ज़्यादा समझ आ गया? अब इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या है? एग्जाम्पल्स लेक्स भी हो सकती हैं, रिवर्स भी हो सकती हैं। कुछ जगह ऐसी आती है जहाँ पे स्लोप बहुत कम होता है, रिवर जो होती है काफ़ी फैल जाती है, तो वहाँ रिवर के पानी की गहराई कम हो जाती है और सॉइल को पानी एब्जॉर्ब करने का टाइम मिल जाता है, तो वहाँ दलदल बन जाती है। ठीक है, उनको तो रिवर का एरिया भी हो सकता है। अंडरग्राउंड एक्वीफर्स, मिट्टी के अंदर पानी, धरती के अंदर कई बार पानी इकट्ठा हो जाता है, उनको अंडरग्राउंड एक्वीफर्स कहते हैं। ऐसे भी वेटलैंड्स में आ सकते हैं। स्वैम्स, मार्शेस, स्वैम्स दलदल होती है, मार्शेस भी दलदल होती है, इनमें झाड़ियाँ वगैरह ज़्यादा होती हैं। मिट्टी तो होती है, झाड़ियाँ वगैरह ज़्यादा होती हैं। उसके बाद अदर मेजर वाटर बॉडीज, और दूसरी वाटर बॉडीज भी होती हैं, वो इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो दो चीज़ कवर हो गई, रामसर साइट्स के बारे में, रामसर कन्वेंशन के बारे में। रामसर साइट्स कहाँ से आया नाम, क्यों है, क्या है इसकी सिग्निफिकेंस हो गया। अब वेटलैंड्स। अब हमने पढ़ा कि रामसर कन्वेंशन जो है वो क्या है, वो इज ऑल अबाउट प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन वेटलैंड्स। ठीक है, लेकिन क्यों? आपको बार बार बता रहा हूँ ये इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्यों है इनकी इंपॉर्टेंस, इनकी स्पेसिफिक ऐसा क्या है कि इन्हीं को सेव किया जा रहा है। एक पूरी की पूरी कन्वेंशन होगी, सारे देश, दुनिया के 200-300 देश जितने भी हैं, सब मिले और सबने एक ट्रीटी साइन कर दी। क्या है वो सिग्निफिकेंस, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आ जाते हैं हम वेटलैंड्स की सिग्निफिकेंस पे क्या क्या है। सबसे पहले जो वेटलैंड्स की सिग्निफिकेंस है वो ये है कि वेटलैंड्स हेल्प रेगुलेट क्लाइमेट कंडीशंस। वेटलैंड जो क्लाइमेट कंडीशंस को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। कैसे? थ्रू कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन। कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन के द्वारा। अब ये कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन क्या होता है? कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन होता है कार्बन की स्टोरेज। कुछ हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एयर लेते हैं, ऑक्सीजन को कार्बन में कन्वर्ट करते हैं, कार्बन छोड़ देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोई उल्टा करे कि वो अपनी जो लाइफ को सस्टेन करने के लिए वो कार्बन को ले, तो उसको क्या बोलेंगे? कार्बन को स्टोर करना। कार्बन को स्टोर करे, उसको कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन कहते हैं। दैट इज कार्बन स्टोरेज फ्रॉम द एनवायरमेंट। वो एनवायरमेंट से कार्बन लेकर के स्टोर कर लेते हैं। तो हमारी तो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या ही खत्म हो जाएगी अगर हम इनको कंजर्व कर लें, या उल्टा अगर हम इनको कंजर्व नहीं कर पाए तो ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ जाएगी, क्योंकि वो सारी कार्बन भी तो रिलीज हो जाएगी जो पहले से स्टोर है ना। आगे क्या कह रहा है, कैसे स्टोर करते हैं, कैसे होता है कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन? प्लांट कम्युनिटी एंड सॉइल इन वेटलैंड्स। जो प्लांट कम्युनिटी और वेटलैंड और सॉइल होती है वेटलैंड में, वो क्या करती है? कैप्चर कार्बन इंस्टेड ऑफ रिलीजिंग इट टू द एटमॉस्फेयर CO2। ठीक है, वो क्या करती है? वो कार्बन CO2 रिलीज करने के बजाय कार्बन को ही कैप्चर कर लेती है। समझ आ गया? वन ऑफ द मेजर ड्राइवर्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। जो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड की है, कार्बन को वो कर लेते हैं। कार्बन क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? वन ऑफ द मेजर ड्राइवर्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग में बहुत बड़ा योगदान है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ये हमारा बहुत बड़ा काम कर रही है, कर रहे कि नहीं कर रहे? ठीक है, आगे। वेटलैंड्स आर अमंग द मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम्स इन द वर्ल्ड। वेटलैंड्स बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, बहुत जल्दी वो फैलते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें वेराइटीज और स्पीसीज मिलती हैं। ठीक है, किसकी कंपैरिजन किया जाती है इनसे? रेन फॉरेस्ट और कोरल रीफ के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा रेन फॉरेस्ट, कोरल रीफ, उसके बाद फिर वेटलैंड्स को ही बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव इकोसिस्टम बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद एंड इमेंस वैरायटी ऑफ स्पीसीज। बहुत सारी स्पीसीज की वैरायटीज भी वहाँ पे मिलती है। कौन कौन सी स्पीसीज वैरायटीज मिलती है वहाँ पे? माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिल जाते हैं, प्लांट्स मिलते हैं, इंसेक्ट्स मिलते हैं, एम्फीबियंस मिलते हैं, पता ही हो आपको, रेप्टाइल्स भी मिलते हैं, बर्ड्स भी मिलते हैं, फिश मिलती है और मैमल्स भी मिलते हैं। कैन बी पार्ट ऑफ दिस मेजर इकोसिस्टम। इस इकोसिस्टम में ये सब इसका पार्ट हो सकते हैं। तो सोचो अगर एक वेटलैंड गया तो कितना बड़ी स्पीसीज, कितना सारा जो कितना बड़ा इकोसिस्टम जाएगा, कितनी सारी स्पीसीज का नुकसान होगा। ठीक है, चलिए अब प्रॉब्लम, ठीक है हम इनको कंजर्व कर रहे हैं, लेकिन किससे कंजर्व कर रहे हैं? दिक्कत क्या आ रही है? थ्रेट्स क्या है? ये यहाँ पे 4 थ्रेट्स दी हुई हैं। सबसे पहले अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको पता है क्या होता है, ठीक है, उसका उल्टा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बिना सोचे समझे कहीं भी कुछ भी बना देना, तोड़ फोड़ कर देना, अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट आएगा। दूसरा पॉल्यूशन, पॉल्यूशन तो ही। तीसरा इन्वेजिव स्पीसीज, इन्वेजिव स्पीसीज के बारे में आपको बताता हूँ। देखिए इन्वेजिव स्पीसीज का मतलब होता है, मान लीजिए कोई एक एरिया है, वहाँ पर कोई एक मान लीजिए खरगोश है, खरगोश नहीं मिलता, मैंने उस एरिया में बाहर से ला करके खरगोश छोड़ दिया, तो वो क्या करेगा, वो खरगोश एक पर्टिकुलर टाइप का पौधा मान लीजिए खाता है, तो वो वही पौधा खाएगा, और पौधा वहाँ पर उस जगह पर उतना नहीं होता, कम होता है, तो वो खरगोश, एक तो खरगोश ब्रीड बहुत जल्दी करता है, ठीक है, और उस पौधे को खत्म कर देगा, वहाँ की ग्रीनरी खत्म कर देगा, प्लस वहाँ की जो स्पीसीज जो ओरिजिनल थी वो धीरे धीरे खत्म होती चली जाएंगी, क्योंकि अब उनका खाना शेयर हो रहा है और खरगोश की स्पीशीज बढ़ती चली जाएगी, तो पूरे का पूरा सिस्टम जो अनबैलेंस हो जाता है। इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, बाकी मोटा मोटा मैंने आपको समझा दिया। क्लाइमेट चेंज वो तो आपको पता ही है, जहाँ पानी होना चाहिए वहाँ पानी कम हो रहा है, जहाँ पानी नहीं होना चाहिए वहाँ पानी पहुँच रहा है ना, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, पानी सारा नीचे आ रहा है, बाढ़ आ रही है, तो उल्टा हो रहा है ना, तो ये तो पता ही है आपको, ठीक है। तो जितना भी रैमसर साइट्स के अकॉर्डिंग था इस आर्टिकल में भी, और जो कुछ अलग से जोड़ रहा था वो सब मैंने आपको बता दिया, जो जरूरी था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ समझ में आया तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है।